जंबो आईएएस में आप सभी का स्वागत है और आपका स्वागत है दैनिक समाचार संक्षिप्त में। ये जो लेक्चर श्रृंखला है ये सिविल सेवा परीक्षा के छात्रों के लिए बनाई गई है और इसका एक ही लक्ष्य है कि आपके जो पूरे दिन के करंट अफेयर्स हैं, पूरे दिन की जो खबरें हैं, समाचार हैं, वो मात्र 20 मिनट में खत्म हो जाएं ताकि आप बाकी जो विषय हैं उनके बारे में भी पढ़ सके। सिविल सेवा परीक्षाओं का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए दैनिक समाचार जो आपके हैं वो मात्र 20 मिनट में ही मैं कराने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपको और कहीं से समाचार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी आदत है अखबार पढ़ने की तो वो एक अच्छी आदत है, पर उसके साथ साथ मेरे साथ बस आप 20 मिनट लगाइए और अपने पूरे के पूरे दैनिक समाचार, दिन के पूरे समाचार मेरे साथ कवर कर लीजिए। अब आज हम कवर करेंगे 3 अगस्त 2024 के समाचारों को। तो आज की विषय सूची पे नजर डाल लेते हैं कि आज कौन सी बहुत महत्वपूर्ण खबरें अखबारों में थी। तो सबसे पहले तो हम आएंगे विषय सूची पे। तो सबसे पहले था केंद्र सरकार द्वारा आधारभूत संरचना पर जोर। अभी सरकार ने ये घोषणा की है कि आधारभूत संरचना, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जिसमें 8 ऐसे बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। बहुत बड़े हाईवे का प्रोजेक्ट है। ठीक है। फिर दूसरी जो खबर है वो ओलंपिक मुक्केबाजी में एक विवाद, और ये जो पूरा वाद संवाद छिड़ चुका है कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा जो मुद्दा है, ये ओलंपिक मुक्केबाजी में जो महिलाओं का प्रतियोगिता है मुक्केबाजी में, उससे निकली, उससे उत्पन्न हुई है ये विवाद, उससे उत्पन्न हुआ है। तो हम इस विवाद को भी देख लेंगे और इसके पीछे के विज्ञान को भी देख लेंगे। तीसरे नंबर पर है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय। देखिए, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा साहब। ठीक है। अब 40 वर्ष बाद शुभम शुक्ला नाम के दूसरे ऐसे भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। नासा के साथ ही उनकी ये यात्रा पूरी होगी, पर वह दूसरे भारतीय बन जाएंगे। ठीक है, भारतीय नागरिक। तो ये, और मणिपुर में विवाद तो अभी तक चल रहा है और मणिपुर के जिरीबाम जिले में ये विवाद और ज्यादा तूल पकड़ गया है। तो इस विवाद के बारे में जानेंगे, वहां की जनजातियों के बारे में जानेंगे जो इस विवाद में फंसी हुई हैं, जिनके बीच में ये विवाद है। चलिए सीधा रुक करते हैं पहले विषय पर, जिसका नाम है केंद्र द्वारा आधारभूत संरचना पर बुनियादी ढांचना, जिसे हम अवसंरचना भी कहते हैं, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, पर खर्च को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाएं, प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकार इतने करोड़ रुपए लगाएगी। 50,000 करोड़ तक की लागत होगी इसकी, और 936 किलोमीटर के राजमार्ग बनाए जाएंगे। ठीक है। सरकार ये कहती है कि उसके इस खर्च से रोजगार में बढ़ोतरी होगी। सिर्फ ये राजमार्ग बनाने की वजह से कम 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार पैदा होगा। ठीक है। इन 8 राजमार्गों में से 4 को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, आप सबने सुना होगा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकार और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मिलके किसी प्रोजेक्ट को बनाती हैं। तो ये 8 के 8 राजमार्ग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के विभिन्न मॉडलों के हिसाब से बनेंगे। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बहुत सारे मॉडल होते हैं। तो जैसे एक बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल होता है, हम जानेंगे ये क्या है। फिर एक हाइब्रिड वार्षिक मॉडल या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है, एचएम। एक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, ईपीसी मॉडल होता है। ये तीनों मॉडलों के तहत ये 8 राजमार्ग बनाए जाएंगे। 4 बीओटी मॉडल के तहत बनेंगे, 3 एचएम के तहत बनेंगे और एक ईपीसी मॉडल के तहत बनेगा। अब ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो पूरा के पूरे ये जो मॉडल है, ये 3 मॉडल मैंने आपको बताए हैं, और इस खबर को इस लेक्चर में डालने का उद्देश्य ही यही था कि आपको इन 3 मॉडलों से आपका परिचय हो सके। तो चलिए पहले हम बात करते हैं ये बीओटी मॉडल क्या है। मॉडल, अब देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मान लीजिए कि दिल्ली से लेके आगरा तक का एक राजमार्ग बनाया जाना है। ठीक है। अब सरकार के पास इतने पैसे नहीं है, सरकार इतना पैसा खुद खर्च करके ये पूरा राजमार्ग बनाना नहीं चाहती है। तो इसीलिए सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को बोला कि आप ये राजमार्ग बना के दीजिए हमें। ठीक है। आप ये बनाइए, आप ही इसका निर्माण कीजिए। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी ही इसका निर्माण करेंगी। ठीक है। उसके लिए जो खर्च होगा वो भी प्राइवेट कंपनी ही लेके आएगी।
तो खर्च भी प्राइवेट कंपनी का है, सरकार कोई पैसा नहीं दे रही है, वो निर्माण भी करेंगे, फिर उसके बाद वो जो हाईवे है, वो जो राजमार्ग है, उसे ऑपरेट भी करेंगे। तो प्राइवेट कंपनी ही इसे, निजी कंपनी ही इसे ऑपरेट करेगी, और जो टोल इकट्ठा किया जाता है वो टोल ये निजी कंपनी ही करेगी, जिससे ये अपना खर्च भी वसूल लेगी और मुनाफा भी कमा लेगी। और इसकी एक 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 अवधि है, ठीक है, ये सब करने की 10-15 सालों तक ये जो हाईवे है दिल्ली से आगरा का, इसे निजी कंपनी चलाएगी, टोल वसूल करके अपना पैसा पूरा करेगी और उसके बाद सरकार को वापस दे देगी। इसे हम बीओटी मॉडल कहते हैं। इसमें जो खर्च का जोखिम है वो निजी कंपनी का होता है, निर्माण का जो जोखिम है वो निजी कंपनी का होता है, टोल का जो जोखिम है कि ज्यादा टोल आएगा या नहीं आएगा वो निजी कंपनी का जोखिम होता है, सरकार का कोई जोखिम नहीं होता। तो 4 राजमार्ग इस बीओटी मॉडल के तहत बनाए जाएंगे। ये जो बीओटी मॉडल है इसे और ज्यादा निजी कंपनियों के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, निजी कंपनियों को और लुभाने के लिए आपने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं सरकार ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा निजी कंपनियां ये बीओटी मॉडल की तरफ रुख करें, क्योंकि इसमें सरकार का कोई खर्च नहीं होता, सरकार की जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। फिर हम आते हैं ईपीसी मॉडल, जिसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट, यानी कि माल की खरीदारी, जो भी माल इस्तेमाल होगा आपके राजमार्ग के निर्माण में और उसके निर्माण। तो ईपीसी मॉडल, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, ये जो मॉडल है ईपीसी मॉडल, इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर जिम्मेदारी सरकार की आ जाती है, निजी कंपनी की कोई खास जिम्मेदारी नहीं होती। इसमें क्या होता है, सरकार निजी कंपनी को कहती है कि यही दिल्ली से आगरा तक का राजमार्ग आप बनाइए, इस राजमार्ग को आपको बस बनाना है, इसको बनाने का खर्च आप हमसे ले जाइए, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत जो मुनाफा चाहिए वो आप हमसे ले जाइए, इसका निर्माण आप करके हमें दे दीजिए, इसे ऑपरेट भी हम करेंगे, इस पे टोल भी हम इकट्ठा करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, आपका काम सिर्फ इसका निर्माण है, और उस निर्माण के लिए आपके जितने पैसे बनते हैं वो आप ले लीजिए। तो इसमें जो वित्तीय जोखिम है, जो खर्च का जोखिम है, वो सरकार का है, क्योंकि सरकार ने पैसे देने हैं, ठीक है, और टोल अच्छे से इकट्ठा होगा या नहीं होगा इसका भी जोखिम सरकार का है। तो इसमें ज्यादातर पैसे का खर्च सरकार करती है। और आ गया हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, HAM मॉडल। हाइब्रिड का अर्थ क्या होता है, हाइब्रिड का अर्थ होता है मिक्स, दो चीजों का मिश्रण। तो ये जो HAM मॉडल है ये बीओटी मॉडल और ईपीसी मॉडल, इसका मिश्रण है। इसमें क्या है, वही दिल्ली से आगरा तक का राजमार्ग बनाया जाएगा, बनाएगी प्राइवेट निजी कंपनी ही। निजी कंपनी जो ये बनाएगी वो अपना पैसा ही खर्च करेगी, बस एक चीज है, 40% खर्च सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा। जो ईपीसी में होता है 100% खर्च, इसमें 40% खर्च सरकार देगी, और 100% खर्च जो निजी कंपनी का होता है बीओटी में, वो 60% हो जाएगा, वो निजी कंपनी देगी, ठीक है। तो इसमें जो खर्च है वो आपस में बांट लिया जाएगा। उसके बाद इसको, इस राजमार्ग को ऑपरेट करना, यहाँ पे टोल इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, पर जब तक सरकार टोल इकट्ठा कर रही है तब तक प्रति वर्ष प्राइवेट निजी कंपनी को कुछ पैसा देती जाएगी, ठीक है, ताकि उनका पैसा पूरा हो जाए। सिर्फ टोल इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, बाकी इस पूरे हाईवे को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी निजी कंपनी की है। तो एक तरह का मिक्स है ये HAM मॉडल, बीओटी और ईपीसी का, ठीक है। तो 3 राजमार्ग HAM से बन रहे हैं, एक ईपीसी से जिसमें सरकार का कुछ खर्च होगा, और 4 बीओटी से जिससे सरकार का कोई खास खर्च नहीं है, निजी कंपनियों का है, ठीक है। तो ये 3 मॉडलों को याद रखना, ये तीनों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा विवाद में आ चुका है इशू, और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। देखिए गुरुवार को हुआ क्या है, जो महिलाओं की मुक्केबाजी की प्रतियोगिता है उसमें एक इटली की एंजेलिना कारीना, ये जो जर्सी में है, और अल्जीरिया की ईमान खलीफ, ये जो लाल जर्सी में है, इनके बीच में मुकाबला हुआ। पहले से ही बात चल रही थी कि ईमान खलीफ को प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए, क्योंकि ईमान खलीफ एक ऐसी महिला है जिनमें पुरुषों के ज्यादा फीचर्स हैं, जिनमें पुरुषों के ज्यादा जिन्हें हम कह सकते हैं कि विशेषताएं हैं, ये पुरुषों के ज्यादा करीब हैं, महिलाओं के कम। और हम जानते हैं कि महिलाओं की अलग प्रतियोगिता क्यों होती है, क्योंकि पुरुष पुरुष अगर बायोलॉजी पे जाएं तो पुरुष जो हैं वो थोड़े ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनकी मांसपेशियां ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, उनके हड्डियों का ढांचा ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसीलिए महिलाओं और पुरुषों की जो प्रतियोगिताएं हैं वो अलग अलग होती हैं।
परंतु महिलाओं की प्रतियोगिता में यदि कोई पुरुष जैसी महिला आ जाए, जिसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हों। देखिए, पुरुष शक्तिशाली ज्यादा क्यों होते हैं, ज्यादा ज्यादा शक्ति क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर कुछ हार्मोन अलग होते हैं। वही हार्मोन अगर किसी महिला में ज्यादा हो जाएं, तो वो पुरुषों जैसी महिला है, क्या उसको प्रतियोगिता में हिस्सा लेने देना चाहिए? देखिए, ये जो विवाद है ये पूरी दुनिया में चल रहा है। ट्रांसजेंडर महिलाओं के बारे में आपने सुना होगा। जेंडर महिलाएं वो व्यक्ति होते हैं जो जैविक रूप से जो पैदा तो पुरुष होते हैं, पर वो अपने आप को महिलाएं समझते हैं। ठीक है, वो महिलाओं के साथ ज्यादा उनकी एक उनको लगता है कि उनकी सोच विचार वो महिला अपने आप को ज्यादा समझते हैं, तो उन्हें ट्रांसजेंडर महिला कहते हैं। कई देशों में ट्रांसजेंडर महिलाएं जो बचपन से तो पुरुष थी, उनके गुप्त अंग भी पुरुषों वाले हैं, परंतु कई देशों में इन ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दिया जाता है। ये विवादास्पद मुद्दा है। और जो ईमान खलीफ का मुद्दा है उसमें क्या है कि ईमान खलीफ खुद वैसे तो महिला है, उनके महिला ही रिप्रोडक्टिव अंग हैं, ठीक है, वो महिला ही हैं, किंतु उनमें कुछ ऐसी उनके उनके जो शरीर है उनमें उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो इन्हें पुरुषों के ज्यादा करीब लेके जाती हैं। तो ये विवादास्पद मुद्दा है। हुआ क्या था, इन दोनों की लड़ाई हुई थी मुक्केबाजी में। 46 सेकंड के बाद ही एंजेलिना करीना ने सरेंडर कर दिया था। इन्होंने कह दिया था कि मैं नहीं, मैं अपना नाम वापस ले रही हूँ, और इन्होंने इस चीज को गलत ठहराया, नाजायज ठहराया कि ऐसा आप नहीं कर सकते, ईमान खलीफ को नहीं खिलाना चाहिए था। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ईमान खलीफ इतनी विवाद में क्यों घिरी हुई है? देखिए, 2023 में ना अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी जो संगठन है, IBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, उसने एक विश्व चैंपियनशिप करवाई थी नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी जो संगठन है उसने ईमान खलीफ को हटा दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा एक परीक्षण होता है, लिंग पात्रता परीक्षण, उसमें आप सफल नहीं हुए तो आपको खेलने की अनुमति नहीं है। परंतु ये जो IBA है, ये जो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संगठन है, इसी को ही इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन ने बैन कर दिया, और उन्होंने कहा कि इन्होंने 2023 में ईमान खलीफ को खिला के गलती करी थी। तो इसीलिए पेरिस ओलंपिक्स में इन्हें खिलाया गया, जिससे बहुत सारे लोग नाराज हुए। और ये मुद्दा, और क्योंकि इन्होंने जो हमारी इटली की जो महिला बॉक्सर थी, इन्होंने वापस ले लिया अपना नाम, और इन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है, ये न्याय नहीं है, तो इसीलिए ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए, ये विवाद तो आपको समझ आ ही गया होगा, परंतु इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ठीक है, कि ईमान खलीफ की असल में है क्या, गलती क्या है? इसके पीछे आता है जीन। जो हमारा पूरा शरीर इन जीन से बना हुआ है, पूरा शरीर तो नहीं पर पूरे शरीर की जितनी भी विशेषताएं हैं वो हमारे DNA में, जीन्स में होती हैं। ठीक है, और हमारे अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ये पुरुषों में ही ज्यादा होता है, पुरुषों में ही ये हार्मोन ज्यादा होता है, महिलाओं में थोड़ा होता है पर मात्रा पुरुषों में ज्यादा होती है। और इसी वजह से पुरुषों का जो डील डॉल है, शरीर है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, वो ज्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि इस हार्मोन की वजह से। अब देखिए, मानव शरीर में, और या मैं कहूं कि जो हमारे मनुष्य है उसके शरीर में DNA होता है, जीन्स होते हैं, और ये जीन्स बने होते हैं 23 गुणसूत्रों के, क्रोमोसोम जिन्हें हम कहते हैं। 23 के 22 क्रोमोसोम्स का जो जोड़ है वो पुरुषों और महिलाओं में समान होता है, परंतु एक क्रोमोसोम का जो जोड़ है वो अलग होता है, और वही क्रोमोसोम का जोड़ पुरुषों और महिलाओं को अलग करता है। महिलाओं में होता है XX गुणसूत्र या क्रोमोसोम, और पुरुषों में होता है XY। और ये Y के होने की वजह से ही, Y गुणसूत्र होने की वजह से ही पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि Y गुणसूत्र में या Y क्रोमोसोम में होता है SRY जीन। ये जीन होता है अगर आपके शरीर में, तो आपका शरीर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनाता है, उसका निर्माण ज्यादा करता है, और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही दुनिया भर के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन अगर आपके शरीर में ज्यादा होगा तो आपका एथलेटिक प्रदर्शन, खेलकूद में प्रदर्शन बेहतर होगा, आपकी मांसपेशियां ज्यादा मजबूत होंगी, ताकतवर होंगी, हड्डी का आकार ज्यादा बड़ा होगा, तभी पुरुष महिलाओं से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब जिसे कहा जा सकता है कि शायद ईमान खलीफ को ये बीमारी थी, होता है स्वायर सिंड्रोम। स्वायर सिंड्रोम में क्या होता है कि आप पैदा तो महिला हुए थे, पैदा आप स्त्री हुए थे,
और आपके जो अंग हैं वो भी स्त्री वाले हैं। ठीक है, प्रजनन अंग भी आपके स्त्री वाले हैं, आप पैदा भी महिला हुए थे, परंतु आपके अंदर जो गणसूत्र है, क्रोमोसोम है, वो एक्स वाई है। ये भी कई बार हो जाता है, पैदा महिला हुए हैं आप, आपके प्रजनन के अंग भी स्त्रियों हैं, परंतु आप में पुरुषों वाला गणसूत्र है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, तो ये पुरुषों जैसे इनकी विशेषताएं आ जाती हैं। अब ऐसी बीमारियां, स्वायर सिंड्रोम तो एक है, ऐसी बीमारियों को लिंग विकास विकार माना जाता है, और कहा जाता है कि लिंग विकास विकारों में से एक कोई विकार, DSD कहते हैं इन्हें, आपके इन अल्जीरिया के मुक्केबाज को था, जिसकी वजह से कई जगहों पे कई मुक्केबाजियों के जो जितने भी मुकाबले हुए हैं वहां पे इन्हें अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, पर ओलंपिक्स में दी गई, तो अब ये विवाद का मुद्दा बन चुका है। चलिए, तीसरे विषय पे आ जाते हैं, अंतरिक्ष की यात्रा दूसरे भारतीय। तो ये है ग्रुप कैप्टन शुभम शुक्ला, जो 40 वर्ष बाद भारत के पहले 40 वर्ष बाद भारत के पहले अंतरिक्ष जाने वाले इंसान बनेंगे, क्योंकि उससे पहले राकेश शर्मा जी गए थे। ठीक है, अब ये जिस मिशन के तहत जा रहे हैं वो है नासा और इसरो का। ठीक है, तो इसरो ने इनको नामांकित किया था कि ये हमारे भारत की तरफ से जाएंगे। देखिए, नासा जो है उसने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, वहां पे 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेके जाना है, उसमें से एक भारत का होगा। तो इसरो ने भारत के अंतरिक्ष यात्री को नामांकित किया, जिसमें शुभम शुक्ला थे। अगर शुभम शुक्ला किसी कारण पाते तो एक बैकअप ऑप्शन भी रखा है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को। ये दोनों भारत के गगनयान मिशन का हिस्सा है। गगनयान मिशन के लिए जो भारत खुद से अपनी तरफ से इसरो अगले साल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लेके जाएगा, उस मिशन का नाम है गगनयान, जो इसरो का है, अगले साल होगा। 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे, तो उन 3 अंतरिक्ष यात्रियों में 2 का नाम शुभम शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन नायर है। ठीक है, शुक्ला और नायर उन 4 भारतीय वायुसेना अधिकारियों में से हैं जिन्हें भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुना गया है, जो अब अगले साल के लिए निर्धारित किया जा चुका है। ठीक है, बाकी इस मिशन के बारे में हम बात करें तो इस मिशन का जो औपचारिक नाम है, इसरो नासा मिशन तो इसे कहते हैं, क्योंकि इसरो और नासा का ये ज्वाइंट मिशन है, पर इसका औपचारिक नाम है एक्सियोम 4 मिशन, क्योंकि ये जो मिशन है ये नासा और एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है, एक्सियोम स्पेस, तो एक्सियोम 4 मिशन इसका नाम रखा है। ठीक है, तो नासा और निजी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस का ये मिशन है, एक्सियोम 4। इस मिशन के लिए जो रॉकेट यूज हो रहा है, जो रॉकेट है वो स्पेस एक्स, इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी द्वारा दिया जा रहा है, और ये जो अंतरिक्ष यान होगा ये जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 14 दिन रुकेगा। उन 14 दिनों में हमारे जो शुभम शुक्ला हैं उन्हें भी अनुभव होगा कि अंतरिक्ष में यात्रा कैसी होती है, उस अनुभव से वो कुछ सीखेंगे, और अगले साल गगनयान में उनके अनुभव से काफी सफलतापूर्वक गगनयान मिशन को पूरा किया जा सकता है। अनुभव के लिए ही उन्हें भेजा जा रहा है। ठीक है, बहरहाल शुभम शुक्ला के अलावा 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें नासा लेके जा रहा है। अब यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बातचीत हुई है, तो उसके बारे में भी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मानव द्वारा निर्मित अंतरिक्ष में सबसे बड़ी वस्तु है। ठीक है, यहाँ पे अंतरिक्ष यात्रियों को भेज, ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर, जो सबसे निचली कक्षा है ना, जो सबसे निचली कक्षा है, वैसे तो बहुत सारी कक्षाएं हैं, ऑर्बिट हैं, सबसे निचली कक्षा जो है उसमें 400 किलोमीटर दूर ये पृथ्वी से इसे रखा हुआ है। और ये जो मिशन है इसे लॉन्च किया गया था 1998 में, और ये 5 स्पेस एजेंसियों का जॉइंट मिशन है, जिसमें अमेरिका की नासा है, रूस की रॉसकॉस्मोस है, यूरोप की ESA है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की JAXA है, कनाडा की कनेडियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इस ये 400 किलोमीटर दूर है, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये घूमता है, ये पृथ्वी को 90 मिनट में एक बार इसकी पूरी परिक्रमा कर लेता है, और इसके उद्देश्य भी ये है कि यात्रियों को अनुभव दिया जाए अंतरिक्ष यात्रा का। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं आखिरी विषय पे, जो मणिपुर के जिरीबाम में त्रासदी हुई थी। मणिपुर के तनावपूर्ण जिरीबाम जिले में मेती और हमार समुदायों के प्रतिनिधि असम के पड़ोसी कछार जिले में बैठक कर स्थिति को धीरे धीरे सामान्य करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 6 जून में ये घटना घटी थी। बहुत, ये जो 2 समुदाय हैं, मेती समुदाय और हमार समुदाय, इनके बीच में
कुछ विवाद हो गया था जिसकी वजह से हिंसा भी बहुत ज्यादा हुई थी और तब से मामला संभल नहीं रहा है। तो उसके लिए इन जो ये जो समुदाय हैं इनका प्रतिनिधित्व वाले जो लोग हैं उनकी मीटिंग बिठाई है, उनकी बैठक बिठाई बिठाई है। अब जिरीबाम जो है उसमें बहुत सारे समुदाय रहते हैं, बंगाली मुसलमान, बंगाली हिंदू, मैती लोग रहते हैं, नागा रहते हैं, मिजो लोग रहते हैं, कुकी रहते हैं, हमार लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। जो विवाद हुआ था, हिंसात्मक विवाद हुआ था, वो मैती और हमार समुदायों के बीच में हुआ था। अच्छा, क्योंकि हमने देखा है कि भूगोल से संबंधित प्रश्न भी आते हैं और कोई भी जगह अगर समाचारों में होती है तो उसकी भूगोलिक जो पोजीशन है उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो जिरीबाम जिला है इसे आप देख लीजिए, अगर ये पूरा मणिपुर है तो ये बिल्कुल असम, यहाँ पे आपका असम पड़ता है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। मणिपुर और असम के बॉर्डर पे ये जिरीबाम जिला है जहाँ पे ये घटना घटी है। ये जो बैठक हुई थी उसमें 3 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव, ये दोनों समुदायों के बीच में अग्रीमेंट हो गया। दोनों पक्ष सामान्य स्थिति लाने और गोलीबारी और आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। जिले में जितने भी सुरक्षा बल हैं उनका सहयोग किया जाएगा। दोनों समुदायों की नियंत्रित और समन्वित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, तो ये है सारा। और इसी के साथ हमारे आज के समाचार होते हैं खत्म। अब ये समाचार की श्रृंखला मैं रेगुलर रखूंगा क्योंकि ये समाचार की श्रृंखला आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप निष्ठापूर्ण तरीके से रोज इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो मात्र 20 मिनट में आप अपने सारे करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। और करंट अफेयर्स मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी पूरी परीक्षा के लिए। चलिए, इसी के साथ मैं खत्म करता हूं इसे और आपके साथ मैं मुलाकात करूंगा अगली बार जब मैं अगले दिन के करंट अफेयर दैनिक समाचार आपके साथ डिस्कस करूंगा। धन्यवाद सभी को।